जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ। PTI की मौक़िफ़ की बात करें तो बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि बातचीत की हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है, हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है नवाज शरीफ साहब की जानिब से बड़ा सियासी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमत और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़ पेश करते हैं। देखते हैं जी क्या अब इस पे तजवीज़ के ऊपर किस तरह से अमल दरामद होता है। लेकिन यह है कि सिक्योरिटी क्राइसिस और ये जो कुदरती आफात जो कि क्लाइमेट चेंज कहें इसको या जो भी वजूहत इसकी हैं, वो सारा मुल्क जो है वो बारिशों और सैलाब और ये जो और फिर इकॉनमी का एक क्राइसिस सर पे खड़ा है कि अगर वो अहदाफ पूरे ना हुए जो कि IMF से हमने कमिट किए हुए हैं तो फिर मिनी बजट शायद मज़ीद टैक्सेस की सूरत में आने वाले चंद दिनों में आ सकता है अगर ये मामला जो हैं वो IMF के साथ तय नहीं हुए तो। और सबसे ऊपर सिक्योरिटी, मईशत और फिर उसके नतीजे में ये सोशल अनरेस्ट जो पूरे मुल्क में आपको नज़र आ रहा है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इरेलीवेंट हैं, क्योंकि किसी भी रियासत को चलाने में मतलब एक जो पूरा सिस्टम, ये बुनियादी चीज़ें, लोग खुशहाल रहें, सिक्योर रहें, तालीम, सेहत, उनके प्रॉब्लम्स, उनके ये उसके लिए फिर कुछ ढांचा तैयार होता है। तो पार्लियामेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ें तो जो वो नहीं है चीज़ें बुनियादी, तो फिर बाकी चीज़ें सारी इरेलीवेंट हो जाती हैं। सिक्योरिटी, इकॉनमी, सोशल अनरेस्ट, मतलब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी फैक्टर्स हैं। तो अब वो किस तरह से कौन सियासी जमात किससे क्या बात करती है, कितनी सीटें हैं, क्या है, वो सब इरेलीवेंट हैं इस वक्त ये बुनियादी आदाब मेरे ख्याल से। बाकी सारी बातों पे मैं ना कभी बात मैंने की और ना मैं ज़्यादा उस पर वक्त ज़ाया करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बताऊँ और वो ये है कि ये जो पूरा केओस है ना, ये एक नेक्स्ट लेवल पे पूरा केओस, और ये मैं कभी भी मैंने पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात, बल्कि मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि ख़ित्ते के हालात और वाक़यात जो हैं वो पूरी तरह से मतलब हर मुल्क पे जो भी उसके नेबर्स हैं और जो भी ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। तो पाकिस्तान पर भी वो मामलात असरअंदाज हो रहे हैं जो कि ख़ित्ते में और दुनिया में हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी मैं ज़रा, और ये अब एक लेवल ऊपर चला गया है, जो केओस है उसको आप और बढ़ा दें, यानी एक लेवल उसको हम और बढ़ाते हैं आज, ठीक है। और उसकी वजह एक तो यह है कि जंगबंदी नहीं हुई, सीज़ फायर नहीं हुआ गज़ा में, और मगरबी किनारे में आज 24 घंटों में 2 ब्लास्ट हुए, जो 2 कार बॉम्बिंग्स हुई हैं, और वहाँ पर 650 मगरबी किनारे में 650 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बास कहाँ पे हैं, जनीन का जो कैंप है ख़ास तौर पे, वहाँ पर बहुत जो है वो शिद्दत के साथ वो उसका मुहासरा है तकरीबन, वहाँ पे कहत पड़ गई। और ये मैं मगरबी किनारे की बात कर रहा हूँ। जो वहाँ पे होता है मगरबी किनारे में वो ज़ाहिर है कि जॉर्डन के साथ, जो गज़ा में हो रहा है उसका असर बराह रास्त इजिप्ट बॉर्डर स्ट्रेच करते हैं। अच्छा, अब तो ये जो सूरत हाल है ये, और वहाँ पोलियो की वजह से उन्होंने कहा कि पॉज करेंगे 1 घंटे का, ये लोग जाएंगे और पोलियो के कतरे पिलाएंगे, लेकिन वो जो मजमूई तौर पे 650 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई है मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर के बाद से, और जो 40,641 गालिबन लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं गज़ा में। अच्छा, यहाँ तो 650 यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, शहीद या फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी का इलाका है वेस्ट बैंक। लेकिन इसके साथ अच्छा यहाँ हम रुके अभी, तो अभी ज़रा हम आ जाते हैं ना कि ज़रा क्योंकि पूरा एक ग्लोबल चेस बोर्ड है, तो उस ग्लोबल चेस बोर्ड में जो यूक्रेन का मामला है वो मज़ीद ख़राब हो गया है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि रशिया, बशारुल असद, रशिया, चाइना, ये पूरा मिडल ईस्ट, ईरान और सऊदी अरेबिया और ब्रिक्स और ये सारी बात जो हम करते रहे इससे पहले, लेकिन जो यूक्रेन है उसका एक F-16 तैयारा गिर गया, F-16। अच्छा, अब ये F-16 जो है ये
एक बहुत होलनाक वाक़या है कि F-16 तैयारे इसी मतलब पिछले महीने के अंदर जी। वो 6 F-16 तैयारे जो हैं बड़ी मुश्किलों से ज़ेलेंस्की को दिए गए थे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को यूक्रेन को F-16 तैयारे अमेरिका की तरफ से, और एक F-16 तैयारा जो है उसको वो क्रैश हो गया, गिर गया, और उसके नतीजे में मैकोला ओलिस्टॉक गालिबन उनका नाम है, उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं, उनको ज़ेलेंस्की ने अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया है। लेकिन जो उस F-16 तैयारे का जो पायलट था, जी। ओलिशाई, अगर मैं नाम सही तरह से पढ़ रहा हूँ, और जिसका साइन जो कि एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था, मूनफिश, ये जो है इसके ऊपर पूरी यूक्रेन के जो लोग हैं वो सदमे में चले गए हैं, क्योंकि ये दो कैप्टन्स थे, दो पायलट्स थे। एक का जो सिग्नल नेम था वो मूनफिश, और एक का जो है वो जूस जैसे होता है ना, वो पिछले महीने पिछले साल अगस्त में 2023 में वो उसकी डेथ हो गई थी, और एक ये F-16 जो प्लेन जो क्रैश हुआ है जी। इसकी डेथ हो गई है। ये 26 तारीख को वाक़या पेश आया, लेकिन 26 इसको ब्रेक किया अमेरिका की मीडिया ने। यानी ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने ये ऐलान ही नहीं किया कि एक F-16 तैयारा, उनको जो F-16 तैयारे अभी 6 F-16 गए हैं और मज़ीद F-16 तैयारे देने हैं मुल्कों ने, अमेरिका ने, कि एक F-16 तैयारा जो है वो गिर गया है, क्रैश हुआ है। और वो जो है उसके बारे में ये मुतज़ाद आ रहा है कि अमेरिकन मीडिया का जो ज़्यादा हिस्सा है वो ये कह रहा है कि रशिया के मिज़ाइल से, रशिया ने 4 मिज़ाइल फायर किए थे, उसमें से एक मिज़ाइल ने जो है वो हिट किया, और वो जो है वो उसके बाद वो ये मैं वाशिंगटन पोस्ट को कोट कर देता हूँ, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। 4th स्लाइड, F-16 क्रैश कर गया, किलिंग पायलट ड्यूरिंग रशियन मिज़ाइल अटैक। अच्छा, अब ये जो मुनफिश जो पायलट है जो जिसकी डेथ हुई है, ये अच्छा बड़ा इवेंट इसलिए है कि देखें एडवांस टेक्नोलॉजी, ये जो एयर कम्बैट में ये साल की ट्रेनिंग पायलट्स की होती है। ये जो मुनफिश पायलट जिसका सिग्नल मुनफिश, ये दोनों जो हैं, ये और जूस, मैं ज़ाहिर है कि उसी नाम आसान है कहना, तो मैं इसीलिए उनके जो सिग्नल नेम्स हैं उनसे बता रहा हूँ। ये दोनों जो हैं ये अमेरिका गए पिछले 2-3 सालों के दौरान, बार बार ये वहाँ जाते थे, और ये चूँकि जो मिग प्लेन्स हैं उनके ऊपर ट्रेंड थे, तो ये वहाँ जाके लॉबी करते थे, मिलते थे वहाँ के लॉ मेकर से, बड़े पॉपुलर थे यूक्रेन में भी और अमेरिका में भी। तो ये मतलब इनको सब जानते थे। इन्होंने बहुत लॉबिंग की कि यूक्रेन को किसी तरह से जहाज़ मिलें। फिर उसके बाद जो ये मुनफिश जो कि ये जो F-16 क्रैश हुआ है, अमूमन ये होता है कि कुछ साल लग जाते हैं F-16 तैयारों की जो परवाज़ है उसको समझने के लिए। इसकी जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग थी इसने अमेरिका में 6 महीने में पूरी कर ली। ये बड़ा इनका ज़बरदस्त पायलट था यूक्रेन का, और एक तरह से एक होता है ना कि एक अलामत होती है किसी मुल्क की। अब वो जनाब वो 4 मिज़ाइल्स आए और मिज़ाइल्स ने हिट किया, और उसके नतीजे में F-16 तैयारा गिर गया। अच्छा, अब ये जो है ये नेटो के ममालिक पहले ही एक तकसीम है, बहुत बड़ी तकसीम है, जहन में रखें। और ईस्टर्न जर्मनी जो है वहाँ पे आज इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो रियासतें हैं वो जो बिल्कुल पुरानी मशरक़ी जर्मनी के साथ रियासत थी, वहाँ पे सनक्सी और बाकी इलाकों में जो दरस्ता में रहे, वो मतलब सारा मैं परसों 2 रोज़ पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ के आज रिजल्ट्स हैं, और वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़ाहिर है कि ये प्रो प्यूटिन पार्टीज हैं। अच्छा, अब सवाल ये सारा कि वो जा रहे हैं मंगोलिया। ये मंगोलिया जो है ये वो है जहाँ पे 1206 में चंगेज़ खान ने सल्तनत मतलब मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। मंगोलिया एक मुल्क है, लैंड लॉक कंट्री है, और बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर आप उसे नक्शे पे देखें मंगोलिया को मैप पे, तो मंगोलिया जो है वो एक तरह से एक बफर स्टेट सी है, दरमियान में 2 ही उसके पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी जो है वो है रशिया, और एक पड़ोसी जो है चाइना। रशिया और चाइना के दरमियान मंगोलिया है, ठीक है। और यहाँ से उठे थे जो लोग हैं वो यहाँ से लोग उठे थे जो कि
यानी यानी मंगोलिया से उठे थे। अच्छा, ये तो बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये पुतिन जा रहे हैं मंगोलिया और प्रेशर ये आ रहा है कि मंगोलिया इनका अरेस्ट वारंट निकाले, क्योंकि मंगोलिया जो है उसके 2 ही पड़ोसी हैं, लेकिन उसके जो बाकी पड़ोसी हैं वो थर्ड नेबर्स कहलाते हैं। यानी अमेरिका उसको थर्ड नेबर कहता है। जो पिछले साल उनके वज़ीर आज़म गए अमेरिका में, तो उनको थर्ड नेबर के तौर पे जो है वो अमेरिका और साउथ कोरिया और बाकी मुल्क जो है वो थर्ड नेबर कहते हैं। ये स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट 2023 की देखें, अगर 15वीं स्लाइड, तो जॉइंट स्टेटमेंट और स्ट्रेटेजिक थर्ड नेबर पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड मंगोलिया। यानी यूएस, मंगोलिया का चूंकि दूसरा कोई तीसरा पड़ोसी कोई नहीं है, तो 2 पड़ोस जो भी मुल्क हैं वो तीसरा पड़ोसी कहते हैं अपने, थर्ड नेबर पॉलिसी कि भाई, क्योंकि मंगोलिया दरमियान में और पार और सर्बिया जो पाइपलाइन है वो यहाँ से गुजरती है, तो ये मंगोलिया जा रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन 12। अच्छा, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वक्त कैसे बदलता है, वक्त का धारा और तारीख कैसे जन्म लेती है और तैसे मोड़ जो है वो मुड़ती है मुख्तलिफ। ये जब बर्लिन वॉल गिरी है 89-90 और वहाँ पे दरस्तों में थे, 89 में गिरी, दरस्तों में पोस्टेड थे केजीबी ऑफिसर व्लादिमीर पुतिन और ज़ाहिर है गोरबाचोव और उसके बाद बोरिस येल्त्सिन और इस। अच्छा, अब जो है वो ये जो अगर हम देखें उस वक्त की हिस्ट्री को, तो उसके बाद उस वक्त हमें ये नज़र आता है कि जो एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था सोवियत यूनियन, ज़ाहिर है टूट गया था। और टूटने के बाद जो है वो उसको इशू ये था कि यूनिपोलर वर्ल्ड थी, यानी ये वही है ना, एंड ऑफ हिस्ट्री वाला टाइम है। अच्छा, इस वक्त में ये जहन में रखें कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, सन 2000 जो है, यानी अब सन 2000 जब से सदी शुरू हुई है, सन 2000 को 20वीं सदी का आखिरी साल भी कहते हैं और 21वीं सदी का पहला साल भी कहते हैं, क्योंकि 1999 के बाद 2000 आ गया। यानी आज से 24 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये सदी शुरू हुई, 21वीं सदी को 24 साल हो गए हैं, तो 90 यानी अब वो 20वीं सदी का आखिरी साल या 21वीं सदी का पहला साल, मतलब यहाँ पर एक फटअप उस वक्त बड़ा ज़्यादा, उसको Y2K, एक उस ज़माने भी थे कि वायरस आ जाएगा, फैल जाएगा, पता नहीं क्या होगा, दुनिया भर का इंटरनेट बंद हो जाएगा, Y2K। तो Y जो है वो निकला है ईयर से, और 2 जो है वो 2 और K जो है वो 1000, तो यानी ईयर 2000 से Y2K भी उस ज़माने में एक बड़ा लफ्ज़, शायद लोगों को याद हो, Y2K। अच्छा, ये जो सन 2000 है, ये वो है जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ यहाँ पे मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब जिस साल बाहर गए सऊदी अरेबिया, रफ़ीक तारड़ साहब शुरू में और दरमियान में, और अगस्त के अंदर वो जो आगरा कॉन्फ्रेंस, यानी ये वो साल है पाकिस्तान की सियासत का। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर हैं, जलावतन है, और यानी ये ईयर 2000 है। अच्छा, अब ईयर 2000 जो है उसमें 2 बड़े वाक़यात हैं आलमी सतह पे। 2 जो हैं वो शख्सियात मुंतखब होती हैं। एक जो शख्सियत है वो मुंतखब होती है साल के शुरू के महीनों में, फरवरी वगैरह में, फरवरी मार्च, ठीक है, और उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। सन 2000 में वो इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट रशिया के, और उस साल के आखिर में, यानी सन 2000 के ही आखिर में फटा पड़ जाता है कि जी अमेरिका का सदर कौन होगा, और फिर आखिर में डिसाइड अदालत करके, और फिर वो एल गोर और बुश के दरमियान, तो बुश जूनियर जो है वो, अभी 9/11 नहीं हुआ, उससे 1 साल पहले की बात हो रही, 2000 की बात हो रही। अब जनाब 2000 में जो है वो बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हैं प्रेसिडेंट, उस वक्त के एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, अभी उन्होंने मुकम्मल जो है वो ज़ाहिर है कि
उनको उससे पहले यानी ये 5 मार्च सन 2000। तो डेविड फ्रॉस्ट एक बड़ा नाम, डेविड फ्रॉस्ट के बगैर सहाफ़त जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉनिक भी और वैसे भी, अदरवाइज जो भी लोग हैं वो डेविड फ्रॉस्ट को अच्छी तरह जानते हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल BBC ब्रेकफास्ट विद डेविड फ्रॉस्ट 9th स्लाइड। अब इसमें जो डेविड फ्रॉस्ट का इंटरव्यू है उसमें प्रेसिडेंट पुतिन से ये सवाल होता है कि आपके नेटो के बारे में क्या ख्याल है। तो वो कहते हैं कि रशिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन कल्चर, और मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरा जो मुल्क है वो यूरोप से दूर रहे, और सिविलाइज वर्ल्ड है, और मैं हार्ड फॉर मी टू विजुअलाइज नेटो एज एन एनिमी। ये पुतिन है। और ये जो है, ये जो सवाल है, ये सवाल खुद बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है, कैपेबल कॉजिंग डैमेज। उसके बाद डेविड फ्रॉस्ट ने एक और सवाल किया। उसने कहा कि इज इट पॉसिबल दैट रशिया कुड जॉइन नेटो। आगे से कहते हैं व्लादिमीर पुतिन, आई डोंट सी व्हाई नॉट। ये बात हो रही है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, क्या रशिया नेटो में आ सकता है? G8 नहीं की बात हो रही, G8 की बात भी नहीं हो रही, G7 कोई 8 कोई SCO को नहीं, नेटो, खुद नेटो के अंदर। और उसी दिन का जो वॉशिंगटन पोस्ट है 8th स्लाइड, पुतिन सेज व्हाई नॉट टू रशिया ज्वाइनिंग नेटो। ठीक है जी। बड़ा हंगामा हो गया रशिया में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इलेक्शन अभी होने थे, इन्होंने इंटरव्यू दे दिया। एक्टिंग प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट नहीं है, 5 मार्च को ये एक्टिंग है, अभी इलेक्शन होना है, ये पहली दफा इलेक्ट होना है प्रेसिडेंट पुतिन ने। और उस वक्त आप उस वक्त की दुनिया देखें और आज की दुनिया, तो कहते हैं कि मुझे क्या इशू है। इन ए टेलीवाइज इंटरव्यू, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने 5 मार्च सन 2000 Y2K में लिखा है, ईयर 2K में। अच्छा, अब जो है आप ये देखें कि उस वक्त ये वो है जो सर्बिया पे अटैक हो रहे हैं 99 में, ये पाकिस्तान के अंदर 12 अक्टूबर हुआ, ये वो है ना, वहाँ पर यूगोस्लाविया का सर्बिया नेटो अटैक कर रहा है, रशिया के अंदर एक अजीब सी वो एक कोफ्त है। लेकिन ये है कि उससे पहले रशिया बड़ा करीब आया हुआ है। चेचन वॉर्स के ऊपर कुछ थोड़ी सी नाराज़गी हुई दरमियान में, यूरोप पीछे हट गया, लेकिन कोशिश हो रही है कि रशिया भी आ जाए, रशिया भी नेटो में आ जाए, रशिया नेटो में आ जाए। मतलब पुतिन इतना ज़बरदस्त लग रहे हैं अमेरिकन को। अगले साल तो अभी तो G8 वगैरह में आ जाएगा ना रशिया कुछ दिनों के बाद, लेकिन उससे पहले ही रशिया, और उसके बाद WTO में चाइना आ जाएगा अगले साल, यानी 2001 में जब ये 9/11 भी होगा और सारे वाक़यात होंगे। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि एक्टिंग प्रेसिडेंट पुतिन कि वाई नॉट, नेटो में क्यों नहीं। और जेम्स बेकर और उससे पहले गोर्बाचोव और ये सारा सोवियत यूनियन जब टूटा है, तो फिर ये कि नेटो में लाया जाए ना लाया जाए, क्या किया जाए, कैसे हो, तो बड़ा मतलब दुनिया गुडी चल रही है। फिर 2004 में लाइन लग जाती है मुल्कों की, ईस्टर्न यूरोप, बहुत सारा पोलैंड, ये वो आगे, यानी जैसे सदी आगे बढ़ती है तो बहुत सारे मुल्क ईस्टर्न यूरोप के शामिल हो जाते हैं, सारे शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक सोच ये है अमेरिका के दिमाग में कि रशिया भी नेटो में लाना है, और उसके लिए जेम्स बेकर कोशिश कर रहे हैं पूरी। जेम्स बेकर और इवन उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी क्लिंटन दौर में पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से रशिया जो है वो नेटो का हिस्सा बन जाए। अच्छा, अब यहां से और फिर उसके बाद अगर 97 में चले जाएं तो ये 7 स्लाइड, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट 15 मई 1997, 7 स्लाइड, नेटो रशिया फाउंडिंग एक्ट भी हमारे सामने आ रहा है। मतलब नेटो बिल्कुल ऐसे हैं, करीब है ना, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। और नेटो जो है वो एक्ट, ये रशिया साथ रहेगा, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल करेगी रशिया की। ये प्रेसिडेंट क्लिंटन और येल्सन के दरमियान मीटिंग्स हुई हैं वगैरह वगैरह, बड़ा गुडी बड़ा अच्छा। 5 प्रिंसिपल्स हैं। नेटो रशिया डू नॉट कंसिडर वन अनदर एडवर्सरीज, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे कभी नेटो और रशिया। ये अभी भी मौजूद है एक्ट। कमाल की बात है कि ये एक्ट अभी भी है, फाउंडिंग एक्ट 1997 का एक्ट है, जिसके मुताबिक नेटो रशिया एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, ताल्लुकात को रिफॉर्म्स करेंगे, नई रिलेशनशिप, नई दुनिया की तरफ जाएंगे,
बहुत अच्छी अच्छी सुहानी दुनिया होगी, और उसके बाद फिर जो है फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। अब हम आ गए हैं 2024 में, जहाँ पे फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी, ये सारे मुल्क जनाब नेटो और जनाब इधर इंगेज किया हुआ है। रशिया ने, और मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये तारीख किस तरह तब्दील हुई है। जॉर्जिया 2008 हो गया, फिर यूक्रेन 2014 हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो अब जो है ये कैलकुलेशन थी कि जी 15 दिन महीने की मार है, और उसके बाद रशिया गया, शिकस्त खा जाएगा 2022 में। अब जनाब सूरत हाल ये है कि रशिया जो है उसने F-16 तो गिरा दिया, लेकिन अब शदीद वहाँ पे रद्दमल आ रहा है। मगरबी मुल्कों में पहले ही था कि वेपन्स दिए जाएं या ना दिए जाएं, क्योंकि जो रशिया है वो मुकम्मल, ये जो अगर हम थर्ड स्लाइड दिखा सकें तो पोक्रोस का जो शहर है उससे कोई 8 किलोमीटर दूर रह गई हैं रशिया की फोर्सेस। यहाँ जाने का मतलब ये है कि पूरे डोनेत्स्क पे आप जो हैं ये थर्ड, अगर हम मैप दिखाएं यहाँ पे थर्ड स्लाइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट डोनेत्स्क पे कब्जा, और वो इरेलीवेंट हो गई चीज़ें कि वो कर्स में कहाँ कितना गए थे अंदर, क्या वो हो सकता है वो ट्रैप करके पीछे से आके घेर के इनको, वो थोड़ा सा ऊपर जो येलो है ना वो यूक्रेन, नीचे ये पूरा ये जो रेड स्लाइड्स हैं ये सारा यहाँ पे आगे तेज़ी के साथ जो है ये आप यहाँ हम नीचे जाएं तो आपको ये येलो, ये पूरा यूक्रेन के अंदर रशियन आर्मी जो है ये दाखिल हो चुकी है। और पोक्रोसॉफ के इलाके पे अगर ये कब्ज़ा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा डोनेत्स्क निकल गया, और ये जो है ये रेलवे और जनाब वहाँ पे रोड्स की जो मतलब पूरी सप्लाई, और ऊपर से कैरकेव पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये बैकमुथ पे भी, ये पूरे इलाके निकल गए हैं। यानी यूक्रेन का जो ईस्टर्न फ्लैंक है उसका वो तकरीबन निकलता जा रहा है। वो ऊपर से साउथ में उन्होंने किया, एक F-16 गिरा दिया, ठीक है, पायलट भी, ये बड़ा वाक़या हुआ है। अच्छा, अब ये जो जंग है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तारीख कैसे, कहीं चाइना को WTO में लेकर आ रहे हैं कि जी कैपिटलाइज होंगे हम, चाइना अमेरिका मिलके काम करेंगे। चाइना कहाँ, सोच भी नहीं सकते, एंड ऑफ हिस्ट्री लिखी जा चुकी है वो क्या हमारे। और यार इनको भी ले आओ नेटो में, ये क्या हमारे। अच्छा, झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि पुतिन कह रहे हैं कि ये मैं बाकी मुल्कों की तरह मुझे जल्दी, यानी अमेरिकन कह रहे हैं कि जल्दी एप्लीकेशन दो, पुतिन कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, वो फिर अमेरिका सोच रहा है और बाकी मुल्क कि अच्छा थोड़ा जल्दी दे दें इनको, लेकिन ये कि दूसरे मुल्क नाराज़ ना हो जाएं, तो एक एप्लीकेशन है नेटो की, तो फिर अगराज़ व मकासद क्या होंगे, किसके अगेंस्ट होगी वो, कि टेररिज्म के अगेंस्ट होगी। अच्छा, वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है टेररिज्म के अगेंस्ट, अच्छा तो टेररिज्म के अगेंस्ट ही नेटो बन रही है 2000 में जी, ठीक है। तो ऐसा है कि ये इशूज़ हैं, ऐसे है, गुडी। अब जनाब आप ये देखें कि दुनिया कहाँ खड़ी होती अगर रशिया नेटो में चला जाता। अमेरिका ने कहा कि नहीं। अच्छा, ये जो है ना, ये फिर दोबारा जब ये हुआ ना, ये यूक्रेन की जंग हुई 2014 वाली, तो LA टाइम्स, ये मैं 2016 का दिखा रहा हूँ, ये 10 स्लाइड, रशिया's got a point, the US broke a NATO promise। ये आप देखें जरा, ये पढ़ने वाली हिस्ट्री जो है ना, यानी उसने कहा था पुतिन ने, ये मतलब ये तो खैर बात की स्पीच को कोट कर रहे हैं, लेकिन इशू ये था कि क्या इन्होंने जाना था या नहीं। और ये अगर आप देखें, यानी 5 मार्च को जीते हैं ना पुतिन, तो 27 मार्च, 5 मार्च का इंटरव्यू है, 27 मार्च 2000 को ये इलेक्ट हुए हैं, 27 मार्च 2000 को। वो जो है वो दिसंबर के अंदर फटा पड़ गया था उनका, नवंबर के इलेक्शन में, दिसंबर में, क्योंकि वो अदालतों में चला गया था, दिसंबर 2000 के अंदर फैसला हुआ था एल गोर और बुश का। इशू ये है सारा कि ये जो अब वहां जो ऊपर होगा उसके साथ इसको अब लिंक करें, जो कि गजा और मिडिल ईस्ट और यहाँ पे हो रहे हैं। ईरान क्या टॉक्स करेगा अमेरिका से, वेस्ट से इस वक्त ये जो सिनेरियो बन गया है रशिया का, और फिर रशिया और ईरान और ये बाकी जो ब्रिक्स और ये पूरा इधर से सिलसिला हो रहा है, उधर ही बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उधर वो इशू सारे।
अदर रॉकफा ओलंपिक्स के बाद ये जो पूरे सिनेरियो है ना अगले लेवल पे जा रहा है, ये जंगें अगले लेवल पे जा रही हैं। खास तौर पे F-16 गिरने के बाद जहाज रुक गए हैं पीछे, उन्हें होल्ड कर लिए, वेपन्स देना मजीद उनको कन्विंस करना मुश्किल हो गया है, ज़ेलेंस्की ऊपर फंस गए हैं, रशिया नीचे से ऊपर आ रहा है, यानी जो ईस्ट से ईस्टर्न साइड से, और अगर वो कीव तक पहुंच जाता, मतलब पीछे हट गए हैं। जो मैंने कहा ना, वो पीछे हट गए हैं इस वक्त, नेटो पीछे हट गया F-16 गिरने के बाद। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल में महमूद खान अचकज़ई साहब नून लीग और पीटीआई को साथ बिठा सकेंगे? देखते हैं जी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो नहीं, हुकूमत जो ये अरेंजमेंट जो है ये यकीनन बात करना चाहेगा उनसे, और वो, लेकिन अब क्यों, सवाल ये है कि क्यों। अभी मेरे ख्याल से कोई तरामीम वगैरह पता नहीं आ रही हैं नहीं आ रही, और माहौल इस वक्त कुछ और है। मैंने आपसे ना, माहौल ये मईशत की तरफ, और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में जो वाक़यात पेश आए, तो उधर अगर सब मिल के तवज्जो दें और ये पोलराइजेशन है इसको ख़त्म करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, और इकॉनमी किस तरफ जा रही है, ये सारे मामला। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो आप ज़रा तसव्वुर करें, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक तो वो 9/11 आ रहा है, तो उसके हवाले से देखें कि दुनिया तब्दील किस तरह हो रही है, कि वो उस वक्त जो है वो यानी 1 साल पहले ही ये दुनिया में ये सिचुएशन है, और ये उसके बाद 2004 में बहुत सारे मुल्क आए नेटो में, वरना तसव्वुर करें कि उस वक्त अगर रशिया नेटो में चला जाता तो क्या होता। अच्छा, ये जो जैक सुलिवन चले गए चाइना से, बात नहीं बनी, कोई ख़ास बात नहीं। मैंने उस दिन भी बात बताया था कि चाइना ने खुल के वो जो रेड लाइंस की बात हुई है कि रेड लाइंस क्रॉस ना हो, हमने उनका एलामी भी दिखाया था। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि जो चाइना है, देखें इसमें वो सुंदू उनके जो यानी ज़बरदस्त किस्म के आज तक वॉर स्ट्रेटेजिस्ट, वो जो कहते हैं अवॉइड स्ट्रेंथ और अटैक वीकनेस, तो अब तो खैर वो स्ट्रेंथ और वीकनेस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारे तो कैरियर्स यहाँ पर आ गए हुए हैं वहाँ से छोड़ के। अब फ़िलिपीन की झड़पें वड़पें हो रही हैं कुछ आगे पीछे, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है ग्लोबल चेस बोर्ड पे, तो क्या अमेरिका इस वक्त जाके जैक सुलिवन जाके फ़िलिपीन की इस वक्त मदद करेंगे? तो वहाँ पर वो जाहिर है कि आपके नेबर्स को के साथ आपने खुद ही मामलात को ठीक रखना है, बाहर से दूर से कोई नहीं आएगा 7 समंदर पार से और मदद करेगा आके, ना ये दौर है। और इसराइल का जो है अब मामला देखते हैं कि किस तरफ जाता है, क्योंकि अब ज़ाहिर है रीजनल प्लेयर्स ही कुछ करेंगे, या ये ज़हन में रखें कि चाइना और रशिया जो है वो एक लार्जर जगह ना बिल्कुल फातिहा पढ़ के उसकी गया बशारुल असद, ख़त्म हो गया बशारुल असद। ये जब 2011-12 यानी कदाफ़ी, सद्दाम हुसैन, फिगर्स देखें ना आप, इनके जो वालिद हैं बशारुल असद का, हाफिजुल असद, वो स्ट्रॉन्ग फिगर्स, मतलब बड़े नाम जो थे वो गिर गए अरब स्प्रिंग नामी जब शोरिश शुरू हुई है वहाँ पे। और जो बशारुल असद को प्रेसिडेंट पुतिन निकाल के ले गए, ठीक है, क्योंकि उससे पहले ये हो चुका था, ये यूक्रेन और ये सारा मामला जो हैं, यूक्रेन और ये मैदान रेवोल्यूशन और ये सारा, विक्टोरिया न्यूलैंड पहुँच चुकी हैं, और ये सारा तो इन्होंने फिर जाके वो मिडल ईस्ट को अपने कदम जमाए। लिबिया की जो प्रोडक्शन है ऑयल की, खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करता रहा है रशिया, ये ज़हन में रखें। कल भी बात हुई थी कि वो भाग गया है, वो जो उनका सेंट्रल बैंक का जो चीफ था वो मुल्क छोड़ के दौड़ गया है। 63% ऑयल की प्रोडक्शन गिर गई है, 63%, ठीक है, लीबिया के ऑयल की। और वहाँ पर अब उसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, तो ज़ाहिर है खलीफा हफ्तार का ही जो नॉमिनी होगा वही वहाँ पे वज़ीर आज़म आएगा। और मैंने कल भी बात की थी कि टर्की बहुत ज़्यादा वो ख़त्म अब हो गया कि जी वो मतलब लीबिया के जो है ना और इश्यूज़ वहाँ पे। और सूडान, ज़ाहिर है कि सूडान साथ नेबर में है, तो सूडान से फिर वो रिवर नाइल गुज़रता है, और नीचे सूडान का डैम जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एनीवे वापस आते हैं ज़रा, ये मैं जो बात कर रहा था कि ये इंडिया और चाइना के दरमियान, और ये अभी तक मखमस आया है कि ये जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है तो उसके नतीजे में वहाँ क्या, वो किसने करवाया, कौन, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, पीछे कौन, किसका फ़ायदा, मतलब एक नया चेस बोर्ड अचानक बन गया ना, और बहुत बड़ा ह्यूज। देखें
जो बंगाल है ये तकसीम हो गया था, ये अंग्रेज़ों के दौर में हो गया था, मगरबी बंगाल और मशरक़ी बंगाल। और बहुत खूबसूरत सकाफ़त है, खूबसूरत लोग हैं, अलग से जो है वो हर जैसे होती है ना कि एक कौम की, एक मुल्क, अलग खूबसूरत उनकी सकाफ़त है। अब इशू ये है सारा कि मैं इंटरनल पॉलिटिक्स को नहीं छेड़ता, लेकिन चूंकि अब ये बांग्लादेश के अंदर चेंज आया है तो सबसे पहला जो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आसपास पड़ेगा। तो एक तो वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या होता है आने वाले दिन में वो देखना है, म्यांमार में क्या होता है। लेकिन जो मगरबी बंगाल है ममता बनर्जी का, अच्छा अब ये मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा, लेकिन चूंकि रेलिवेंट हो रही हैं चीज़ें तो इसलिए जो जो स्टेट्स अब उसमें ममता बनर्जी की जो रियासत है उस रियासत में ज़ाहिर है ममता वहाँ पे बीजेपी जो है वो हार गई इलेक्शन, और बीजेपी जो है वो इलेक्शन हारी। अच्छा ये चीज़ें सारी मैटर कर रही हैं, इसलिए मैटर कर रही हैं कि जो मगरबी बंगाल है वहाँ की 30% पॉपुलेशन, 30% वो जो है वो मुसलमान है, ठीक है। और ये मैं 30th स्लाइड अगर कोट करूं तो पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स, अच्छा, और ये जो हैं ये इसमें ये बीजेपी की जो फैसला कुन शिकस्त हुई है उसमें जो बंगाल के मुसलमान वोट्स हैं उन्होंने फैसला कुन किरदार अदा किया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि रिजल्ट ही आया द हिंदू। मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये अब बांग्लादेश के साथ आने वाले दिनों में लिंक होंगी चीज़ें। 31st स्लाइड अगर हम दिखा सकें द हिंदू की, तो वहाँ पे ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसने 2019 से ज़्यादा सीट्स ली, ठीक है, 2019 से ज़्यादा सीट्स ली 2024 में, यानी 2019 में जो है वो इनकी कम सीट्स थी, इन्होंने 29 सीट्स ली, और बीजेपी जो है वो उसने वो 12 सीट्स पे चली गई। पहले जो 2019 का इलेक्शन था वो जो था उसमें इतना बड़ा मार्जिन नहीं था। अब मुसलमान वहाँ के मीडिया के मुताबिक मुस्लिम वोट्स ने, इसमें आप जो अब वो लोग जो कि शेड्यूल कास्ट हैं या जो बीजेपी के नहीं हैं वो अलग, जो हिंदू हैं जो क्रिश्चियंस हैं वो सारे अलग हैं, लेकिन 30% पॉपुलेशन, कुछ कहते हैं 27, कुछ कहते हैं 30, कि 30% पॉपुलेशन मुसलमान है। अब जनाब वहाँ पर अब इवेंट्स को इसलिए इंटरनल पॉलिटिक्स क्योंकि लिंक हो रहे हैं इश्यूज, ये जो लिंक हो रहे हैं ना सारे, तो अब जनाब डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक फिल्म वहाँ पे बनी, अच्छा बहुत ज़बरदस्त इंडियन, लेकिन ना सॉफ्ट इमेज, जब इंडिया की सॉफ्ट इमेज में बहुत बड़ा रोल उनकी फिल्म इंडस्ट्री का रहा है, हमेशा पाकिस्तान के ड्रामों का रहा है, पाकिस्तान की फिल्मों का भी रहा है, ठीक है। मतलब ये म्यूज़िक और ये सॉफ्ट इमेज आपका, पेंटर्स, स्टूडेंट्स, बच्चे, आर्ट, ये सारा, मतलब है कि राज कपूर और इनके दौर में तो पूरा जो सोवियत यूनियन यहाँ पे जो बाकायदा वो मतलब, और उससे पहले भी ये 70 की दिहाई में, और उसके बाद ये मतलब जो भी 70-80 थे बहुत, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि 10-12 साल, पिछले जो 14 साल गुजरे उसमें जहर आलूद फिल्में बहुत बनी, जहर से भरी हुई। वो पहले तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनती थी, फिर मुसलमानों के अगेंस्ट बननी शुरू हो गई, यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट बनी, चलें जी ठीक है, तो लेकिन फिर वो मुसलमानों के अगेंस्ट बनी शुरू। अब एक फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल वो जनाब रिलीज़ हुई है, और वो जो मूवी है वो अब उनके हाई कोर्ट ने उसको होल्ड कर दी है वेस्ट बंगाल में, ये वो सारा। लेकिन वो जो फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसके ऊपर एक तलखी इसलिए पैदा हो गई है, और ये जो वहाँ पे झगड़ा चल रहा है वो इसलिए चल रहा है इस मूवी के ऊपर कि इसमें एक खातून की कहानी है, एक लड़की, यंग लड़की है जिनके जो हैं पेरेंट्स कत्ल हो जाते हैं बांग्लादेश में, और वहाँ सुंदरबन से फिर उनको निकलने में मुसलमान मदद देते हैं। अच्छा, फिर वो आकर जो है वो उनको एक मेंबर पार्लियामेंट मगरबी बंगाल में सेटल करवाता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी का उनको शायद टिकट वगैरह दिया जाता है। अब यहाँ टारगेट हो रही है ममता बनर्जी,
यहाँ ममता बनर्जी टारगेट हो रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फिल्म बनी इस तरह से है कि जी जैसे ममता बनर्जी इसमें है, मतलब ममता बनर्जी ओरिएंटेड मूवी आ गई है। अच्छा, अब टाइम्स ऑफ इंडिया इसका रिव्यू इस तरह से लिख रहा है 27 कि दिस पॉलिटिकल ड्रामा इज़ अ टोटल फेलियर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें ये चीज़ें अब मैटर करेंगी और करेंगी मैटर, कि सेंटर की हुकूमत और सारे वो जो हैं, और रिव्यू पॉलिटिकल ड्रामा उसको एक अंडा मिला है वो, ठीक है ना, लेकिन ये कि एक ऐसा बना तो सही ना कि उसके मर्डर हो जाते हैं जेनोसाइड में, बांग्लादेश में वो बॉर्डर क्रॉस करती है और टारगेट बन जाती है इस्लामिस्ट वगैरह वगैरह, इस्लाम में आ जाती है, फिर एक पार्टी उसकी हेल्प करती है, वो ममता बनर्जी को दिखाया हुआ है उनकी पार्टी हेल्प करती है, फिर जब अब इशू ये सारा कि ये, और साथ ही वहाँ पर हरियाणा में एक, जहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल है ना, एक मुसलमान को इस बात पर कि तुमने हरियाणा में अफवाह फैल गई कि इसने कहीं क्या कुछ खा लिया, उसको दरख्त से टांग दिया, लोग पकड़ लिए। ये सेंसिटिविटी बढ़ रही है। ये नफ़रत अगर ख़त्म नहीं होगी किसी भी माशरे में, ये वो इंडिया नहीं है जिसकी हम तवक्को करते हैं या दुनिया तवक्को करती है। ये मतलब देखें, सिर्फ र्यूमर्स पे इंडियन एक्सप्रेस, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी है ना। 26 एक वहाँ से बंदा माइग्रेट होके गया है वेस्ट बंगाल से, उसको हरियाणा में लिंच कर दिया गया बीफ र्यूमर। देखें इस तरह नहीं, ये किसी तरह से इनको, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है ना, देखें 30% पॉपुलेशन के साथ मुस्लिम वोट्स ने फैसला करके, अच्छा उधर बांग्लादेश है, देखें ना, ये तो तकसीम हो गई थी ना बंगाल की बरतानवी राज में, तो इसलिए बहुत है, तो कहते हैं हैंडल विद केयर। आप जो मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो तमाम लोग हैं ओपोनेंट्स हैं, उनको आप नफरत की भट्टी में अगर झोंक देंगे इस वक्त उठा के, ठीक है, कि उसका नाम ही डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है फिल्म का, और वो फिल्म जो है वो पूरी बांग्लादेश, म्यांमार और ये रोहिंग्या मुसलमान और ये इधर से ममता बनर्जी की पार्टी, इसके ऊपर फिल्म बना के रिलीज होगी। मुझे बताएं कि इसके नतीजे में कि बांग्लादेश से मुसलमान आया रेडिकलाइज हो गए थे, इसका मतलब ये मूवी हसीना वाजिद के उससे पहले बन रही थी ना, पहले बनी, तो क्यों बनाई ऐसी फिल्म आप, क्यों, क्या जरूरत थी बनाने की वहाँ पर, जब आपको पता है कि एक इससे मामला ख़राब होंगे। जो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मणिपुर में जाके थोड़ा छिड़काओ, ठंडा करें ना मामला को, बजाय इसके कि मजीद आप उस पर फ्यूल डाल रहे हैं कि मुसलमान और ये क्रिश्चियंस हैं और ये हैं और वो हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ना, ये डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी का इस वक्त आना, इस वक्त ये वो एक सोने पे सुहागा नहीं होता कि आपने जनाब वो बिल्कुल ही उसमें इस वक्त बांग्लादेश को लिंक कर दिया वेस्ट बंगाल के साथ, वहाँ से, और उसको हंगामा, मतलब है कि उसको बैन लगा दी है कोर्ट ने गालिबन कि इसको ना दिखाया जाए मगरबी बंगाल में, क्योंकि इसके ऊपर हंगामे और कोई मामला ना ख़राब हो जाए, और बल्कि यहाँ तक की बात हुई कि सिनेमा घरों को ना आग लगा दें लोग। तो ये बस एक गुजारिश हम कर सकते हैं कि बराह करम ये थोड़ा सा सब टेम्परेचर को नीचे लाएंगे तो मामला ठीक होंगे, वरना वो मामला उधर ख़राब होगा। इधर प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को, प्रॉब्लम इंडिया को उस तरफ से होगा। ये मैं पिछले 3-4 साल से कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आप सुनते हैं ना बहुत सी बातें कि रियासतें हैं तो सिलिगो, और ये डोकलाम के बाद से मैं कंसिस्टेंट हूँ इस बात पे। जब ये इन्होंने कहा था ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि हमारी बात हो गई चाइना से, मैंने कभी उस चीज़ को बल्कि मैं यार कैसे रीड नहीं कर पा रहे चाइना को, ठीक है ना। चाइना जो है उसको ये कैसे, और अब तो देखिए ना, अब तो वो सिचुएशन है कि जिसको कहते हैं ना कि वो टैक्टिकल हेल स्ट्रेटजी है ना, टैक्टिकल हेल, इतना हंगामा, टैक्टिकल हेल्थ स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त होती है ना, वो स्ट्रेटजी इतना हंगामा हो जाए कि जो सामने आपका दुश्मन है वो कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ से अटैक होना है, मतलब धुआं इधर भी, वो इधर कभी जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर जाएगी इधर, और आप उसमें देख लें कि बहुत सारे फ्रंट पे उलझ गया और फिर एक फ्रंट से पकड़ लें, टैक्टिकल हेल्थ स्ट्रेटजी। अच्छा, तो मसला ये है कि अब इस पूरी सिनेरियो में मेरा ये ख्याल है कि ये F-16 तैयारा रशिया ने जो गिरा दी है, इसके बाद अच्छा खामोश है रशिया ने कोई कमेंट्स ही नहीं दिए इस पर कि हमने गिराया है नहीं गिराया। अब इसको मलबा किधर है, कहाँ लोग जाएंगे, उठाएंगे, क्या करेंगे, यूक्रेन के बॉडी, मतलब एक रौला पड़े, मतलब एक अजीब वाक़या पेश आया है जो एक ऊपर के लेवल पे जंग चली गई है। और इसमें अब ये देखना ये है कि इस पूरे कैनवस में, और वहाँ जंगबंदी नहीं हो रही। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये ज़रा यहाँ पर ऊपर नीचे हुआ ना सिलसिला, ये यूक्रेन और ये चाइना और ये, तो वो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखेंगे कि उसका
उसका जवाब फिर मिडिल ईस्ट में आएगा प्रॉपर। ये पूरा मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, ये जो लीबिया है, सॉरी जो सूडान है, सूडान में बहुत बड़े ज़खायर हैं सोने के और रेयर अर्थ मिनरल्स के। सूडान को ऐसे ही ना समझें आपके सिर्फ वो सहरा है बिल्कुल, और कोई भी वहाँ पे नहीं है। और मंगोलिया जा रहे हैं, मंगोलिया तो देखिए, मंगोलिया पे बात करेंगे। सहरा गोबी, वो चंगेज़ खान और फिर उसके बाद वहाँ से कुबलाई खान ने फिर अगली सल्तनत बनाई, और ये फिर चाइना से किंग डायनेस्टी के बाद ये अलग हो गए थे। पिछली सदी के आगाज़ में इंडिपेंडेंस इन्होंने ले ली थी, लेकिन सोवियत यूनियन के ज़ेर असर है। कोल्ड वॉर में मंगोलिया सोवियत यूनियन के ज़ेर असर है। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज